हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर अपने चैनल एबी एजुकेशन सेंटर पे नए वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है ये आपके लिए अभी जो आपकी तिमाही परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा सदुपयोगी है। और ये कक्षा 10वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा उन्हें कठिन लगता है। तो वो हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो इससे ज़्यादा परेशान हो और उन्हें कठिन लगे। इसको सरल बनाने का हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है और उनको कि ये परीक्षा में वो अच्छे से अच्छे अंक ले सकें, इसका हमने एक अच्छा प्रयास किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो बेल आइकॉन है वो आप ज़रूर दबा दें, क्योंकि इसमें हम अब जो है आपके पेपर तक नए नए गैसिंग क्वेश्चन हर विषय के डालेंगे और हर क्लास के डालेंगे 9वीं से 12वीं तक के। तो वो आपको जो भी नई वीडियो हो वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। और एक चीज़ और है इसमें कि ये जो जितने भी जो प्रश्न हैं सामाजिक विज्ञान के, हमने एक से अधिक कई टीचर से कई शिक्षकों से जो जिनको इसमें महारत हासिल है और जिन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन करके इन प्रश्नों को हमें दिया है और हमने उनको बहुत अच्छे प्रकार से पूरा जमा के इसका प्रश्न लेके और आंसर दिए हैं कि आप इसे अच्छे से आराम से पढ़ें। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो नोट्स नहीं बना पाते, जो लिख नहीं पाते, तो उनको इस प्रकार के वीडियो प्राप्त होते रहते हैं तो वो आराम से पढ़ भी लेते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे निकाल के आराम से पढ़ भी लेंगे और उन्हें नोट्स बनाने की आवश्यकता भी नहीं होगी और वो पेपर जो है वो बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। ये जो पेपर है ये कक्षा 10वीं जो है और सामाजिक विज्ञान का विषय और ये गैसिंग है और ये 101% आने की संभावना है। तो चलें देखें कि और ये पूरा वो सिलेबस कवर करता है जो कि आपकी तिमाही में आने की पूरी संभावना है। पूरे वही चैप्टर हैं, अलग से कोई चैप्टर नहीं लिया हमने, वही चैप्टर हैं जो कि आना है। तो चले देखें। सबसे पहले पार्ट 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो जो इसमें आप देखें कि जो पहला प्रश्न है वो जो है निरंकुशवाद से क्या आशय है। निरंकुशवाद से क्या आशय है देखें आप। तो बहुत अच्छे से हमारे टीचर्स ने और हम लोगों ने ये इसको लिखा है कि निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरा है जो उदारवाद है का अर्थ बताइए। तो उदारवाद का जो अर्थ बताइए देखें आप। तो उदारवाद का पूरा आंसर आपके सामने है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उस पे चलें क्वेश्चन पे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग पर लेख लिखिए। तो कुलीन वर्ग सामाजिक राजनीतिक रूप से तो दोनों प्रकार के जो है कि उन लोगों ने ये कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग पर लेख लिखिए। तो उन्होंने दोनों प्रकार के हमने वर्ग समझाए हैं, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। और हम यही चाहते हैं कि आप इसे देखें कि किस प्रकार से ये है। फिर देखो बहुत कम प्रश्न हैं जो हमने निकाले हैं, कक्षा 10वीं के हैं, सामाजिक विज्ञान इसका विषय है और हमने उन्हीं प्रश्नों को उन्हीं पार्ट को सम्मिलित किया जो तिमाही तक आपके सिलेबस को कवर करता है। फिर है पार्ट 2, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में जो राष्ट्रवाद है वो रॉलेट एक्ट क्या था। पहला प्रश्न इसका ये है कि रॉलेट एक्ट क्या था। यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध किए अनिश्चित समय तक जेल में डाला जा सकता है। और फिर उसके बाद देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि बहिष्कार से क्या आशय है। तो देखें आप, वही ये लिखा हुआ है कि बहिष्कार से क्या आशय है। तो बहिष्कार से क्या आशय देख लें। तो देख लें विद्यार्थियों, छात्रों, आपको आराम से ये वीडियो स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना काम कर सकते हो। आप चाहो तो हमने इसके लिए इतना इजी बनाया है कि आप नई भी नोट्स लिखोगे तो आपको ये यूट्यूब पे पूरे समय मिल जाएंगे। उसके आगे चलें तो ये लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे। भूमिका दी गई है, देखें आप कि ये भूमिका यहाँ पर लिखी हुई है। फिर उसके बाद और आगे बढ़ें तो आगे भूमिका के बाद ये पूरा की पूरा प्रश्न आपके सामने, पूरे प्रश्न का जो उत्तर है बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है और आप इसे बहुत आराम से नोट करना है तो करें, अन्यथा आपके पास यूट्यूब चैनल है, मोबाइल है, आराम से आप इसे देख पाएंगे।
नेक्स्ट है आपका, ये देखें पूरा उत्तर जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूरा वो लेखा जोखा था, आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व क्या है। तो और फिर उसके बाद है ये देखें आप, फिर है चौथा क्वेश्चन इसका, इसी दूसरे भाग का चौथा क्वेश्चन है आंदोलन की, जो आंदोलन की असफलता के कारण लिखिए। देखें आप, असफलता के पूरे कारण है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बहुत कारण आपके लिए पर्याप्त हैं। नेक्स्ट है पार्ट 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और फिर उसके बाद उसी में एक पहला क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ क्या था। तो ब्रिटेन भारत ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे ये पाबंदी लागू हुई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहते थे। कॉर्न का मतलब ही मक्का होता है, ठीक है ना। तो कॉर्न लॉ, तो जो मक्के के लिए जो नियम बना था, ठीक है। फिर आगे बढ़ें कि वीटो विशेष अधिकार जो है ये क्या है, वीटो विशेष अधिकार देखें अपन कि वीटो जो आप एक मिनट है ना, ये अपन देखें कि वीटो जो है ये विशेष अधिकार रखता है और ये क्या है। तो देखें आप, वीटो विशेष अधिकार का क्या अर्थ है, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पे रोल्ड है और बहुत आराम से ये सब हो जाता है कि आप बहुत आराम से इसे पढ़ भी सकते हो। तो उसके बाद है कि नई दास प्रथा क्या है। देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है नई दास प्रथा से क्या आशय है और नई दास प्रथा क्या है। फिर उसके बाद देखें कि नई दास प्रथा मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे, एजेंटों की कमीशन मिलता था। फिर नेक्स्ट अपन आगे देखें कि क्वेश्चन है क्या। अब है चैप्टर 6। देखो विद्यार्थियों, ये जो हमने पार्ट जो सिलेक्ट हुए हैं ये हमारे द्वारा सिलेक्ट नहीं है, ये MP बोर्ड लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा ही सिलेक्ट हैं कि कितने पार्ट आएंगे। और उन्हीं पार्टों के हिसाब से बहुत अच्छे, बहुत अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ये प्रश्न निकाले गए हैं और आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। पार्ट 6वां निकाला है, जो पार्ट 6वां है वो है संसाधन एवं विकास, और उसमें प्रश्न सिलेक्ट ये हुए हैं कि सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। इसका जो उत्तर है सतत पोषणीय आर्थिक, सतत पोषणीय आप समझ रहे हो कि सतत मतलब लगातार, पोषणीय मतलब जो अपन को पोषण देते हैं। आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे, ठीक है। फिर उसके बाद देख लें आप, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। तो देखें आप कि मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। तो मृदा के देख लें आप कि ऊपरी परत के बारे में बताया है, दूसरी परत के बारे में बताया है, और फिर उसके बाद भी आगे बताया है कि किन किन परतों के बारे में उन्होंने पूरा बताया है। तो यहाँ देखें आप कि तीसरी परत, चौथी परत, ठीक है। कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं ये बहुत आराम से, और हमारे चित्रों के द्वारा भी कि ऊपरी मृदा में क्या रहता है, मध्य मृदा में क्या रहता है, इस प्रकार से ये पूरा चित्र भी अगर चित्रों से आप समझें तो आप बहुत अच्छे से समझा पाओगे और इसमें आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें कि वो चैप्टर पार्ट 7 है, और पार्ट 7 जो चैप्टर है वो है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन आप जानते हो आजकल वन का बहुत वो भी है, आप लोगों को बार बार ये बताया भी जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हमारे जो वन हैं उसमें हमारे बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षियों को छाया मिलती है, उनको घर मिलता है। तो ये पूरे, और वन्य जीव है ना, और ऐसा नहीं है कि वो वन्य जीव वन में ही रहते हैं उनसे हमें कुछ नहीं मिलता, हमें उनसे भी मिलता है, वन से भी मिलता है। तो इसके सारे महत्व इसमें समझाए गए हैं। इसका पहला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र से क्या समझते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र से हम क्या समझते हैं देखें। अभ्यारण्य, देखिए आजकल अभ्यारण्य आपने अभी सुना भी होगा कि अभी 17 सितंबर को जो है हमारे को अफ्रीका से हमने 4 चीते लेकर आए
और वो किन अभ्यारण्य में, अभ्यारण्य मतलब जहाँ पर वन्य प्राणियों को और पूरी व्यवस्थाएं, जंगल, पहाड़, नदी और उनको पूरे रहने की पूरी एक पूरा वो मिलता है, मतलब उनके हिसाब से उनको रहने का एक पूरा चारों तरफ एक वातावरण मिलता है, उनको अपन कहते हैं अभ्यारण्य। वहाँ सब प्रकार के जीव जंतु उनकी एक सही देख रेख में रहते हैं, तो इसको अभ्यारण्य कहते हैं। और जो अभी करंट में अफ्रीका से जो 4 चीता 17 सितंबर को आए हैं, वो भी एक अभ्यारण्य में ही उन्हें क्या किया गया है, उतारा गया है। तो अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के सम्मान से ही वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल हैं या बिना अनुमति के शिकार करना मना है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में वनों के कितने वर्गों में बांटा है? भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा है? तो जो है देख लें आप कि भारत जो है भारत में जो वन है वो 3 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। तो देखें आप, ये जो पहला वर्ग है वो आप देखें यहाँ पे कि पहला जो वर्ग है वो है आरक्षित वन। जो यहाँ पे अपन ने बांटा है, भारत में वनों को कितने कितने वर्गों में बांटा गया है। और उसके बाद है पहला आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, ठीक है। और फिर देखें आप कि जो तीसरा है वो है अवर्गीकृत वन। कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, जो अपनी ज़मीन जायदाद जो इंसानों के लिए है, वो जो होती है वो अवर्गीकृत होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएं आप कि नेक्स्ट है आपका वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखें आप, वनों एवं पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार से अपन चाह रहे हैं कि जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हैं, आप इन्हें ज़रूर नोट करें। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निकाले गए हैं और 101% इनके आपकी तिमाही पेपर में आने की संभावना है। और हर चैप्टर से 3-3, 4-4 ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं और बिल्कुल लिखित में आपको उनके उत्तर भी दिए गए हैं। तो 5वां प्रश्न है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। तो वन्य प्राणियों की कैसे सुरक्षा की जा सकती है? वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना, वन्य प्राणियों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। जिस प्रकार से हम वन्य प्राणियों की क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है जल संसाधन। 8वां प्रश्न जो है वो है 8वां जो चैप्टर है आपका अध्याय वो है जल संसाधन। तो देखें आप, जल संसाधन में बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? भारत की प्रमुख 4 परियोजनाओं के नाम बताइए। तो देखें अपन क्या हैं ये। तो यहाँ पे लाभ है, फिर 4 उन्होंने नाम भी बताए। इन योजनाओं में हमें जल भंडारण पूरा जो है जल संसाधन है और जल की आजकल के जो दिनों में है इसके बारे में बहुत ज़्यादा परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, कैसे जल को संरक्षित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत हैं, ठीक है। तो आप बहुत आराम से इन्हें पढ़ें और चाहे तो नोट कर लें, चाहे तो आप इन्हें ऐसे ही यूट्यूब पे रोज़ पढ़ सकते हैं। अब है आगे कि संगठन सरकार। 14वां अध्याय है आपका संघवाद। तो संघवाद में देखें आप, एक गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, ये आपके सामने आपको बिल्कुल दिखेगा कि क्या तात्पर्य और किस प्रकार से गठबंधन सरकार बनाई जाती है। बहुत अच्छे से स्क्रीन पे ये सब चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं और आप इन्हें आराम से देखें। नेक्स्ट है आपका फिर नेक्स्ट है अपना कि संघवाद। 14 जो चैप्टर है आपका गठबंधन सरकार से क्या अर्थ है, एक से ज़्यादा। तो देख लें आप, यहाँ पे जो दिया है आपको कि जो आपका गठबंधन सरकार है
ये जल संसाधन खुल गया है। आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से संघवाद अध्याय जो 14 है, संघवाद दिया है कि गठबंधन से क्या तात्पर्य, एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। और उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट चैप्टर है भारत, नेक्स्ट पार्ट जो है कि वो है क्वेश्चन जो है आपका संघवाद से है। और चैप्टर जो है 14 है कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार 3 हिस्सों में बांटे गए हैं और इस प्रकार से उसका वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है कि आपको ये भी बता दिया उन्होंने कि कैसे उसको बांटा गया है और किस प्रकार से उसका उन्होंने पूरा आपको बताया भी है। नेक्स्ट है कि गठबंधन के बाद ये इस प्रकार से कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद आपका आखिरी चैप्टर जो आने वाला है वो है चैप्टर 22 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। तो देख लें आपकी बहुत ही आराम से जो है कि आपको हम लोगों ने समझा दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है। फिर उसके बाद अपन आगे की ओर चलें तो आगे जो है कि इस प्रकार से जो प्रश्न स्क्रीन पे आपको लगातार दिख रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में क्या भूमिका, इस प्रकार से ये दिख रहा है। उत्पादन में वृद्धि, फिर उसके बाद आप देखें कि औद्योगिक में विदेशी मुद्रा। फिर तीसरा प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, देखें अपने क्षेत्र में उदाहरण देकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में बस व्यक्त कीजिए, तुलना तथा वैषम्य कीजिए। तो देखें आप अंतर का आधार बताया, स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र। बहुत अच्छे से जो है हमने इसका उत्तर सेटअप किया है और आप इसे ज़रूर देखें। उद्देश्य, वित्तीय व्यवस्था, प्रबंध व स्वामित्व। और फिर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय सेवाओं का विश्व में क्या योगदान है। लिखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाएं, संचार सेवाएं, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं। और उसके बाद है तकनीकी एवं परामर्श सेवाएं। फिर एक और कुछ जो चैप्टर आपके उसमें जोड़ा गया है मुद्रा और साख। तो उसमें एक पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अपने जीवन में आज बहुत प्रचलित है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखें एटीएम से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिससे पैसे निकाले जा सकते हैं। इसका कोई प्लास्टिक का बना होता है, इसका कार्ड जो है प्लास्टिक का बना होता है और इसमें धातु की चिप लगी रहती है, इसमें बैंक से संबंधित होता है। दूसरा प्रश्न है कि देखें आप कि जो ये लिखा हुआ है कि मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या, विनिमय के माध्यम से मूल्य मापक, ये इस प्रकार से। फिर उसके बाद एक और इस प्रकार आपका ये चैप्टर जो है पूरा सिलेबस कवर करता है, पूरी गैसिंग क्वेश्चन है जिससे 101% जो आने की संभावना है। और मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको अगला वीडियो मिल जाए और आप आपके पेपर अच्छे से देख सकें। और सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों के पेपर मैं इसी चैनल पे डालूँगी। क्वेश्चन जो गैसिंग के तौर पे है वो इसी पर डालूँगी। जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।